नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं। जी हां, हमारे जवान, हमारे वीर जवान बलिदानी हुए। ये घटना जो हुई लद्दाख में हुई, दौलत बेग ओल्डी में हुई, कैसे हुआ, पूरा कारण विस्तार से एनालिसिस और स्पेशल गेस्ट के माध्यम से। फिर जेडीयू की बैठक की बात करेंगे। जेडीयू की बैठक में क्या खास रहा, नीतीश के द्वारा क्या मांग की गई, नीतीश कुमार जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्या खास है बिहार में। और माइक पॉलिटिक्स के बारे में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाई हमें बोलने दिया जाए, तो ओम बिरला की तरफ से कहा गया हमें माइक बंद नहीं करता हूं। तो क्या है माइक को लेकर पॉलिटिक्स लोकसभा के लिहाज से, वो आपको बताएंगे, स्पेशल एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और फिर अमेरिका का एजेंडा क्या है, अमेरिका किस बात में पड़ा है, किस सोच में पड़ा है, और एजेंडा एंटी इंडिया अगर हो जाता है कभी कभी तो क्यों हो जाता है, और क्या सीखना चाहिए अमेरिका को, और भारत से दोस्ती के क्या लाभ हैं, वो हम विस्तार से समझाएंगे। फिर आखिर में एक और अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको यह भी बताएंगे कि किम का फरमान क्या है। क्या वहां पर गाना सुनने के लिए, महज गाना सुनने के लिए, कोरियन पॉप गाना सुनने के लिए एक व्यक्ति को मार दिया गया, और क्यों मारा गया, विस्तार से आपको समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत की। जनमत में आज खबर की शुरुआत लद्दाख से करेंगे, जिसको न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास श्योक नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां पर सेना के 5 जवान बह गए, बलिदानी हो गए। बलिदान हुए इन जवानों में से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ भी थे। घटना बीते शुक्रवार यानी 28 जून की रात करीब 1 बजे की है, जब सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। तस्वीरें भी दिखाएंगे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में श्योक नदी पार कर रहा था। तभी नदी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी 14 कॉप्स के मुताबिक हादसा एलएसी के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और जलस्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं बरामद किए गए जवानों के शवों की पहचान रिसालदार MRK रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लांस दफादार अकदुम तैयबम, हवलदार ए खान और नागराज पी के रूप में हुई है। दरअसल श्योक नदी के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ गया। रात होने के कारण जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर T-72 टैंक पर कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है, लेकिन हादसे के वक्त टैंक पर केवल 5 जवान सवार थे। आपको बता दें कि T-72 टैंक 5 मीटर यानी कि 16.4 फीट गहरी नदी को पार करने की क्षमता रखता है। यह एक छोटे डायमीटर वाले स्नॉकल की मदद से नदी पार करता है। पानी के अंदर टैंक का इंजन बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव होने के कारण इंजन में पानी भर जाता है। तो आइए इसी T-72 के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर T-72 टैंक की क्या खासियत है। गेस्ट तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन जानिए T-72 टैंक भारत में अजय नाम से जाना जाता है, जिसको हराया नहीं जा सकता उस नाम से। 1960 में इसे रूस में बनाया गया था। T-72 टैंक की बात करें, 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था। ये T-72 टैंक की बात कर रहा हूं मैं। क्या है खास और T-72 टैंक में, ये आपको विस्तार समझा रहे हैं। यूरोप के बाद भारत T-72 टैंक खरीदने वाला पहला देश था। रूस में बना, भारत ने खरीदा, यूरोप के बाद भारत पहला, और 3 वेरिएंट की कुल 2400 यूनिट शामिल हैं भारतीय सेना में, और टैंक का वजन 45 टन के करीब है। ये हमारे वीर जवान इसी टैंक में सवार थे, और टैंक 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। बेहद शक्तिशाली टैंक है। इसको आप समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए बना है शक्तिशाली टैंक। इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी होता है। एक्सप्लोजिव आर्मर जो है वो उसको बचाता है गोला बारूद से। इस पर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई होती है। इसमें लगी गन से एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। यह है T-72 टैंक। यह 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। खासियत है ये T-72 टैंक की। तो भारत में अजय नाम से जाना जाता है T-72 टैंक, और शक्तिशाली 1960 में बनाया गया था रूस में इसे, और भारत में ये
काफी लंबे समय से है। 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था। भारत में लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप के बाद T-72 टैंक खरीदने वाला पहला देश भारत ही था। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अभय कार्की का काफी लंबे समय का अनुभव रहा है और माउंटेन वॉरफेयर के बारे में वो काफी अच्छे ढंग से जानते हैं। कार्की साहब, आपका स्वागत तो हम करेंगे ही, लेकिन इस टैंक के बारे में बताते हुए, घटना के बारे में बताते हुए विस्तार से जरा समझाइए कि यह घटना आखिर घटी होगी तो किस परिस्थिति में घटी होगी और आखिर क्या हुआ होगा। यहां पर ऑडियो इशू, कार्की जी आपका ऑडियो शायद यहां पर म्यूट है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। फिर से एक बार आपकी आवाज जो है वो सुनाई देगी तो हम आपको फिर से लाइव लेते हैं। एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए, ऑडियो चेक ले लेते हैं। तो ये भारतीय टैंक T-72 जिसके अंदर भारतीय जवान बैठे हुए थे, उनके साथ ये घटना घटी है। बेहद दर्दनाक, बेहद निंदनीय, और हमारे 5 जवान जो हैं वो बलिदानी हो गए, जिसमें अफसर रैंक से लेके तमाम हमारे जवान उसमें शामिल थे। शवों को बरामद कर लिया गया है और लद्दाख में ये टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। LAC के पास अचानक बाढ़ आ गई जिसमें 5 जवान हमारे बलिदानी हो गए। ये प्रतीकात्मक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि भारतीय टैंक की क्षमता क्या होती है, भारतीय टैंक्स कितने शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। जब से चीन आफत बना है भारत के लिए, तब से भारत के टैंक्स और भारतीय जवान इन पहाड़ियों में, इन ऊंचाइयों पर देश के लिए लड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान भारत के ये वीर जवान भी बलिदानी हो गए। और जो आज की खबर आई थी, आज सुबह से ये खबर मुख्य तौर पर सारे मीडिया आउटलेट्स में छाई रही, जो बेहद दुखद कर देने वाली, बेहद नाराज कर देने वाली। तो ये इसी तरीके की एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं कि पानी से होते हुए, पानी को क्रॉस करने वाली, नदी को क्रॉस करने वाली, एक लेक को क्रॉस करने वाली तस्वीर जो थी, उसी के हिसाब से आप समझिए कि नदी को पार करते हुए, लेक को पार करते हुए जब हमारे जवान जा रहे थे तो उनका जो टैंक है वो पार नहीं कर पाया, बाढ़ आ गई और हमारे 5 जवान जो हैं वो बलिदानी हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कैसे हमारे 5 जवान जो थे वो बलिदानी हुए थे, और ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई हमारे जो जवान हैं, वीर जवान, उन पहाड़ियों पर भी आपके लिए, हमारे लिए, युद्ध के मैदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हमेशा युद्ध की तैयारी करते हैं। उस समय में जब चीन हमारी नाक में दर्द बना हुआ है, सर में दर्द बना हुआ है, उस दौरान हमारे भारतीय जवानों ने लोहा लेना सीखा है, लोहा ले रहे हैं और चने चबा दिए हैं उनको लोहे के। चीन का बुरा हाल कर दिया, और उस दौरान ये हादसा, जिसकी तस्वीर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान पानी में गुजरते हुए वो टैंक जो है वो डूब गया, और जो है पूरे जवान हमारे 5 जो है उसमें बलिदानी हो गए। ये तो खैर खबर थी हमारी जवानों को लेकर, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई, ये बलिदानी हो गए। आगे बढ़ते हैं जनमत में। अब बात एनडीए की सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड की करते हैं, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हुई है। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। वहीं इस बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद की। इसके साथ ही बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले, इसको लेकर भी मंथन किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के सामने जेडीयू मजबूती से अपना पक्ष रखकर मांग करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यही नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पार्टी ने फैसला किया है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके तहत पार्टी 2025 तक बिहार चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। इस पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। सर, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। इस पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है। आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोग के राष्ट्रीय और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। इनके काम को बात को लेकिन बड़ी जिम्मेदारी प्रस्ताव आपको दे देंगे। प्रस्ताव सब पास हुआ है, उसको आप देखिए। लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ उसने दिखा दिया 40 में 30 सीट हम लोग जीते, 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते। तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार। झारखंड चुनाव में पार्टी से हम लोग बैठे और वहां पर चूंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है वहां चुनाव लड़ने का। और इस खबर पर भी हम आपसे जो पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको दिखा देते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा, जेडीयू दिलाएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये पिछला पोल है जो है, हमने आपको तो पोल एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यहां थोड़ा सा बदलाव इसमें करके आपको दिखाते हैं कि क्या जेडीयू दिलाएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये आपको बताते हैं। तो उस पर जो उत्तर आया था वो 45% लोगों ने, 45% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 55% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो जेडीयू दिलाएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 45% हां, 55% ना। तो बहुमत ये मानता है कि मिली जुली यहां पर रिएक्शन आ रहा है, लेकिन बहुमत ये मानता है कि नहीं दिला पाएगी जेडीयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन ऑलमोस्ट 50-50% का यहां पर हिसाब किताब नजर आ रहा है। जनमत में अब बात राहुल गांधी की करते हैं, जिन्होंने बीते शुक्रवार को चर्चा के दौरान माइक बंद करने से जुड़ी गंभीर बात कही। वहीं राहुल के सवाल पर स्पीकर ने राहुल गांधी से कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, मैंने पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। स्पीकर ने कहा कि यहां कोई बटन नहीं होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान नीट के मुद्दे पर कहा कि हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्ष की तरफ से संयुक्त संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके मुद्दे को जरूरी मानते हैं। आपको बता दें, उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी और विपक्षी सदस्य माइक के मुद्दे पर लगातार हंगामा करते रहे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में अब एक बार फिर से माइक की एंट्री हो गई है और लोकसभा में माइक के इस मुद्दे की एंट्री उस कांग्रेस पार्टी ने करवाई है जो 2024 से विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर मुद्दों के अभाव में सरकार से ईवीएम, संविधान और लोकतंत्र के नाम पर झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने बीते शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर से माइक का मुद्दा उठाया। यही नहीं, उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर बहस की मांग भी की है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी के आरोप पर स्पीकर ओम बिरला ने पलटवार करते हुए कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई बटन नहीं होता जिससे माइक को बंद किया जाए। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। कांग्रेस द्वारा उठाया गया माइक का यह मुद्दा राज्यसभा भी पहुंचा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट के साथ इस मुद्दे को उठाया और कहा कि माइक बंद कर विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है।
इसी बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस आदि अन्य विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने नीट पर विपक्षी नेताओं के अनुकरणीय आचरण पर उन्हें फटकार भी लगाई। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। सदन में हर सांसद के आगे एक माइक होता है और साउंड इंजीनियर से बंद या चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। जैसे ही उनका समय पूरा होता है, उनका माइक बंद हो जाता है। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी संसद की इस प्रक्रिया को भी राजनीतिक मुद्दा बनाने पर अड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा था वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दे देते हैं कि स्पीकर ने बंद किया था राहुल गांधी का माइक। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आप बताइए, जनता ज्यादा बेहतर जानती होगी, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? तो कितने लोगों ने क्या कहा? 18% लोगों ने केवल हां बोला कि हां स्पीकर ने बंद किया था राहुल गांधी का माइक, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है 82%, 82% कि स्पीकर ने बंद नहीं किया था राहुल गांधी का माइक। जो कि वो कह रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि स्पीकर ने बंद नहीं किया था राहुल गांधी का माइक। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात उत्तर कोरिया की करते हैं, जहां जारी मानवाधिकारों से जुड़ी एक रिपोर्ट में एक बड़ी दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ है, जिसकी माने तो साल 2022 में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दक्षिण कोरिया के पॉप संगीत को सुनता था और वहां की फिल्मों में अपने दोस्तों के साथ उन फिल्मों को साझा करता था। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अपने नागरिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी पर कड़ा नियंत्रण रखता है। इसमें मनोरंजन उपभोग के संबंध में सख्त नियम शामिल हैं तथा इनका उल्लंघन करने वालों के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने 2020 में प्रतिक्रियावादी विचारधारा और संस्कृति पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के साथ बाहरी संस्कृति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस कानून को नागरिकों को पश्चिमी प्रभावों से बचाने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जिसे उत्तर कोरियाई सरकार हानिकारक मानती है। वहीं उत्तर कोरिया ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का लगातार खंडन किया है तथा वहां के कहा है कि ये उसके नेतृत्व को कमजोर करने के प्रयास हैं। के पॉप पर प्रतिबंध उत्तर कोरिया लोगों को पश्चिमी संस्कृति के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के प्रयास का एक हिस्सा है। यह अभियान पूर्व नेता किम जोंग इल के शासनकाल में शुरू हुआ था और उनके बेटे किम जोंग उन के शासनकाल में और भी तीव्र हो गया है। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। उत्तर कोरिया में गाना सुनना तक अपराध है क्या? लोगों ने क्या जवाब दिया, आपने क्या जवाब दिया? 86% लोगों ने हां में जवाब दिया। किम जोंग उन के राज में गाना सुनना पाप है, अपराध है, ये जनता भी मानती है। ऐसा हो रहा है वहां पर, इतना कठोर, इतनी तानाशाही है। 14% लोग नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि उत्तर कोरिया में गाना सुनना तक अपराध है। जनमत में अब बात अमेरिका की करते हैं। दरअसल भारत ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी रिपोर्ट में की गई आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया है।
इस रिपोर्ट पर लताड़ लगाते हुए भारत ने कहा कि ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की सोच से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण बयान को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा घटनाओं को शामिल किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट जारी करने के मौके पर कहा था कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, घृणा भाषण और अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले अमेरिका को अब भारत ने आईना दिखा दिया है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी सरकार के रिपोर्ट में अपनी आलोचना पर बीते शुक्रवार को बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा किया था और भारत पर अल्पसंख्यकों से जुड़े अनेकों झूठे आरोप लगाए थे, वही अब भारत ने अपने खिलाफ अमेरिका के इस एजेंडे पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी रिपोर्ट को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की सोच से प्रेरित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि इसमें पहले से ही तय विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा घटनाओं को चुना गया है और यहां तक कि भारतीय अदालतों द्वारा सुनाए गए कुछ कानूनी निर्णयों की सत्यनिष्ठा को भी चुनौती दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता 2023 की रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्याओं और हमलों सहित हिंसक हमलों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा का भी हवाला दिया गया है। इसी पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि अतीत की तरह यह रिपोर्ट भी अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है। इसमें भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है। उन्होंने कहा कि यह वोट बैंक की सोच से प्रेरित है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये पूरा उपक्रम अपने आप में आरोप प्रत्यारोप, गलत बयानबाजी, पक्षपातपूर्ण स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दों को एक तरफा तरीके से पेश करने का मिश्रण है। यह हमारे संवैधानिक प्रावधानों और भारत के विधिवत अधिनियमित कानून पर बड़े प्रश्न खड़ा करता है। रणधीर ने तर्क दिया कि रिपोर्ट में उन रेगुलेशन को भी लक्षित किया गया है जो भारत में वित्तीय प्रवाह के दुरुपयोग की निगरानी करते हैं। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता की इस रिपोर्ट पर भारत द्वारा उठाए गए सवाल अमेरिका के भारत विरोधी वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। अमेरिका चला रहा है भारत के खिलाफ एजेंडा, ये हमारा प्रश्न था। आपने क्या उत्तर दिया वो आपको बता देते हैं। 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ, अमेरिका भी चला रहा है भारत के खिलाफ एजेंडा। 4% लोग इसको नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 14 दिन यानी 12 जुलाई की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। शराब नीति केस में सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनैना शर्मा की अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। केजरीवाल की इन्हीं कारनामों पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में फंसते ही जा रहे हैं। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। जब कभी एक उम्मीद की किरण जगती है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से या निचली अदालत से झटका ही लगता है। 20 जून का दिन केजरीवाल के लिए कुछ राहत लेकर आया था, जब केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी।
और 1 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को राहत मिली थी, तो वहीं 21 जून को केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल 21 जून केजरीवाल की जमानत पर ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा। ईडी ने कहा केजरीवाल बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके बाद 21 जून का दिन केजरीवाल के चेहरे पर फिर से मायूसी ला देता है। 21 जून को केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट रोक लगा देता है, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो वहीं 24 जून को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और फिर केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई। दिल्ली में तो ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यालय तक ही सीमित रहा, लेकिन देश भर में इस प्रदर्शन ने कई रंग दिखाए। कार्यकर्ताओं की संख्या में काफी कमी दिल्ली में देखी गई। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करा रही है और दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं आज शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई। केजरीवाल की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिन तक सीबीआई कस्टडी में रहने के बाद सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सीबीआई की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित एकत्र की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर आवेदन के आधार पर सीबीआई को निर्देश देने की मांग की। उनकी इस मांग पर जज का कहना है कि इस पहलू को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। जांच के महत्वपूर्ण पहलू आरोपी को नहीं बताए जा सकते। 25 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से बातचीत की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में हमारी ये अगली खबर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जिन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के आगे कुछ डिमांड की थी, जिन्होंने अदालत ने सुनवाई के दौरान उसको मान भी लिया उनकी मांग को। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सीएम ने अदालत से कहा था कि उन्हें जेल में चश्मे, दवाइयां और घर के बने खाने के साथ साथ भगवत गीता की प्रति की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उन्हें हर रोज अपनी पत्नी और परिजनों से मिलने के लिए 1 घंटे की छूट चाहिए। उन्होंने अपने लिए एक बेल्ट की भी मांग की थी, जिन्होंने कहा था कि तिहाड़ में उन्हें बेल्ट ना होने की वजह से अपनी पैंट पकड़कर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्म आती है। तो ये विचित्र मांग जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है, जो कि आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि पैंट पकड़कर चलने में शर्म आती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे एक बेल्ट की जरूरत है, क्योंकि बेल्ट मेरे पास नहीं है तो उससे मुझे पैंट पकड़कर चलने में मुझे शर्म आती है। तो ये सोचिए, ये विचित्र डिमांड भी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई है। और कई मांगे, दवाइयां वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन हर चीज को जेल में बिना अनुमति के आप नहीं ले सकते, नहीं ले जा सकते। उसी में एक उदाहरण के रूप में आप इसको समझिए, जहां अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बेल्ट भी मांगी गई है, अनुमति मांगी गई है और इसकी अनुमति दे भी दी गई है। ये आपको बता दें, बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब हम बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के लिए जिम्मेदार जिहादी गैंग की, जिसकी तरफ इस जांच की दिशा बढ़ती जा रही है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नीट पेपर लीक गैंग के सरगनाओं के चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। अब तक जिस संजीव मुखिया को इस गैंग का सरगना समझा जा रहा था, उसकी हैसियत जांच की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ साथ प्यादे की जैसे होती जा रही है। लेकिन यह प्यादा वो प्यादा है जिसे अपने आगे पीछे की सारी कहानी पता है। सभी सरगनाओं के साथ इसके तार
जुड़े हुए हैं और इसके जरिए सीबीआई इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। नीट प्रश्न पत्र लीक के जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही है या उसके सरगना या किंगपिन को ढूंढ रही है, उसके तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर आकर खत्म हो रहे हैं। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के साथ साथ स्थानीय पत्रकार मोहम्मद जमालुद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीडीआर की जांच से यह पता चला है कि प्रिंसिपल एहसान उल हक की दोनों पत्रकारों से लीक मामले पर लगातार बातचीत हो रही है। सीबीआई को यह भी पता चला है कि नीट परीक्षा के तत्काल बाद प्रिंसिपल एहसान उल हक करीब एक सप्ताह तक इंडोनेशिया की टूर पर था और बाली के एक होटल में इसने करीब एक सप्ताह का समय बिताया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि बाली में इनके साथ एनटीए के कुछ बड़े अधिकारी भी उस दौरान बाली में थे और इन लोगों की आपस में मुलाकात भी हुई थी। इतना ही नहीं, गैंग के संबंध में हजारीबाग और पटना के कुछ बड़े कोचिंग सेंटर के मालिकों से भी थे इस गैंग के संबंध थे। इन कोचिंग सेंटर से मोटी रकम के बदले उन्हें भी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता था। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पेपर लीक मामले को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में है। बिहार के ईओयू ने अपने जांच में हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का तार जोड़ा था, उस लीड पर काम करते हुए सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे बड़े होते जा रहे हैं। संजीव मुखिया, जो अब तक इस गैंग का सरगना नजर आ रहा था, अब धीरे धीरे उसका कद छोटा होता जा रहा है और असली सरगना का चेहरा सामने आता जा रहा है। ओएसिस स्कूल पूरे लीक कांड मामले का सेंटर पॉइंट के रूप में सामने आया है। कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने के बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर की भूमिका में था। एनटीए के बड़े अधिकारियों से इसकी पहचान है। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक करवाया जाता था। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक और पत्रकार मोहम्मद सलाउद्दीन सीबीआई के रडार पर है। जमालुद्दीन और सलाउद्दीन कोचिंग संस्थान से संपर्क कर मुस्लिम छात्रों को सस्ते दामों पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाता था। अब सीबीआई कस्टडी में इन सरगना को लेकर पेपर लीक का पूरा राज उगलवाने की तैयारी में है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी। जी हां, आज पंचकुला में अहम बैठक हुई है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हुई इस प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको बता दें ये बैठक 2 सत्र में हुई, जहां सत्र की बैठक को सीएम व प्रभारी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। जहां पहले सत्र में तय हुआ कि बीजेपी अगला चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। वहीं इस बैठक के दूसरे सत्र में अमित शाह ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि शाह की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा, उस मार्गदर्शन को हरियाणा में धरातल पर उतारेंगे। वहीं उस बैठक के बारे में बीजेपी नेता अनिल विज ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं।
जनमत में अब बात बिजनौर की करते हैं, जिसके अफजलगढ़ में एक हिंदू महिला लव जिहाद का शिकार हुई है। वहीं हिंदू संगठन इसका विरोध करते हुए अफजलगढ़ शुगर मिल और थाना अफजलगढ़ पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले से सीओ को अवगत कराया। वहीं हिंदू संगठन इसका विरोध करते हुए अफजलगढ़ पहुंचे और थाने में किसी सक्षम अधिकारी के नाम मौजूद रहने पर रोष जताया और अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे और वहीं जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर हिंदू युवती को मुस्लिम युवक से विवाह नहीं होने दिया जाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे यहाँ जगड़ थाने का मामला है। अभी शुगर मिल में कार्य करते हैं लड़की के पिताजी, तो उस लड़की एक हिंदू लड़की है और लड़की के साथ में मोहम्मद लड़का है, जिससे दोनों शादी की मन बनाए हुए हैं और हम इसके खिलाफ हैं। यह लव जिहाद का मामला है, हम इसमें पूरी तरह से खिलाफ है। शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम ये कार्य नहीं होने देंगे। यहाँ आज अफजलगढ़ थाने का एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें यहाँ की एक मिल में कार्यरत है उनके पिताश्री और शिवानी शर्मा उनका नाम है। उनके द्वारा एक मुस्लिम युवक जो कि प्रेम जाल में फंसाया गया है उनको, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उनको लव जिहाद का शिकार किया गया। और लव जिहाद का शिकार होने के पश्चात जैसा कि सबको बताया गया कि उसके परिवार वाले भी उसमें उसके साथ में तैयार है उसकी शादी कराने के लिए, तो हिंदू समाज रोष प्रकट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर समस्त हिंदू संगठनों के ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इसका उन्होंने रोष प्रकट किया और प्रशासन और सभी को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में यह विवाह कराया गया या उस लड़की को वापसी नहीं कराई गई या उस लव जिहाद के मामले में उस लड़के को जेल ना भेजा गया, तो हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और जिस प्रकार का बवाल चाहेंगे उस प्रकार का बवाल भी करेंगे। और खुली चेतावनी देकर के अभी यहाँ हमें प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर इस घटना को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो ऐसा हमें अभी आश्वासन दिया गया है। और अभी हमारे बीच में एक माता श्री आई थी, एक घटना इनकी भी थी, एक अफजलगढ़ की। आपका गाँव क्या है? जोगीपुरा की एक बहन को एक लव जिहाद का शिकार बना करके एक फैजान नामक युवक उसको बहला फुसला करके लेकर गया था, जिसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई और उस लड़की को अभी तक नहीं ढूंढा गया है। ये भी प्रशासन की कमजोरी है। मैं कहना चाहूँगा इस तरह के जितने भी जिले के अंदर ये लव जिहाद के मुद्दे चल रहे हैं या लव जिहाद के जितने मैटर चल रहे हैं, इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब क्या है, हिंदू संगठनों के साथ साथ जितने भी अन्य संगठन हैं, चाहे उसमें जैसे अभी हमारे करणी सेना के पदाधिकारी भी हमारे साथ में हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी पूरे हिंदू संगठनों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए अपनी पूरी टीम के साथ। के शुगर मिल में शिवानी वसीम से शादी कर रही है, कोर्ट मैरिज करने का उसने डाला है। उसके बाप से वार्ता हुई हमारे बच्चों की, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, धमकी दे दिया। रोड पे उसने चापी से मार रखी, तो कब तक ये लड़कियां मरती रहेंगी? तो हम सारे हिंदू संगठन वाले हैं यहाँ, सब सनातनी है, कोई नेता नहीं है हमारे साथ, ना कोई नेता बनना आया यहाँ। हम सिर्फ अपनी बेटियों को और अपने समाज को बचाना है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। अंतरिक्ष में फंसे अमेरिकी वैज्ञानिकों की धरती पर वापसी की संभावनाओं को लेकर नासा ने बड़ा बयान दिया है। अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका का स्टारलाइनर कैप्सूल कई वैज्ञानिकों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन गया था। इसमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से विशेष मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल वहीं स्पेसक्राफ्ट में खराबी आने के कारण फंस गया है। स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आने के बाद सुनीता विलियम्स की वापसी की कितनी उम्मीदें हैं, इसे लेकर नासा ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि उसके 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अभी और अधिक समय तक रुकेंगे, क्योंकि वे वहां अपनी यात्रा के दौरान बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में आई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की कोई तारीख नहीं बताई और कहा कि वे सुरक्षित हैं। तो अंतरिक्ष में फंसे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी उनमें शामिल हैं और स्टारलाइनर जो कैप्सूल है उसमें खराबी के कारण ये वहां पर फंस गई हैं। तो अंतरिक्ष में अमेरिकी वैज्ञानिक फंस चुके हैं और उसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं।
तो ये बेहद चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर इसका समाधान क्या है, और उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक। आगे बढ़ते हैं। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और पूरी दुनिया में सनातन धर्म की अलग जगाने वाले सदगुरु सुधांशु जी महाराज आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर प्रवास में रहे। रायपुर में वृहद संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधन देने के बाद सुधांशु महाराज ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। इस विशेष बातचीत में सुधांशु जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज की राष्ट्रवादी पत्रकारिता की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में देश हित में कुछ कठोर और आवश्यक निर्णय सरकार को लेने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारे दो का पालन केवल हिंदू ही क्यों करें, लोगों को अपने मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना होगा। सुधांशु महाराज ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी की पत्रकारिता की सराहना की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ ब्यूरो योगेश मिश्रा की सुधांशु महाराज से यह विशेष बातचीत। अध्यात्म और सकारात्मकता की अलख जगाने वाले पंडित सुधांशु जी महाराज रायपुर प्रवास में हैं और लगातार वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं। किस तरह उनका पूरा कार्यक्रम रहा है और ख़ास तौर पे सनातन समाज को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज़ में स्वागत है। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे सुदर्शन चैनल अपना इस समय कार्य कर रहा है, हृदय को भी जीत रहे हैं, भारत को एक भी कर रहे हैं और सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए आपका प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बिल्कुल, जो सनातन प्रेमी वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं सनातन विरोधी जो लगातार सुदर्शन का विरोध भी करते हैं। महाराज जी, वो लोग ऐसे लोग हैं जो लगातार राष्ट्र का विरोध करते नजर आते हैं, कई बार हिंदुओं को कन्वर्जन कराते नजर आते हैं, कई बार हिंदू त्योहारों पर हमला करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर किस तरह का एक्शन लेने की आवश्यकता आपको लगती है, ताकि जो ऐसे लोग हैं वो सनातन धर्मियों का विरोध ना कर सके और जो त्यौहार पर लगातार कई बार शोभा यात्राओं पर हमले लगातार होते हैं वो ना हो सके? एक तो जागृति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक लोगों को ठीक ढंग से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि षड्यंत्र के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के हमले होते हैं और सहिष्णु समाज को जिस तरह से उकसाया जाता है और उनको चोट पहुंचाई जाती है, ये बड़ा ही दुखद है। आने वाले समय में जैसे जैसे समाज और प्रबुद्ध होगा, एकता बढ़ेगी और लोगों के अंदर जागृति आएगी, तो ये चीज़ें ठीक होनी है और प्रशासन को और शासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे पत्रकार लोग भी इन चीज़ों को उजागर करते चले जाएं, जिससे लोगों को तथ्य सामने आए और पता लगे कि स्थिति क्या है। क्यों बार बार ऐसा होता है कि रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती का जुलूस हो या कोई अन्य शोभा यात्रा हो, हम ही से सबको दिक्कत क्यों है, जबकि कोई किसी को उकसाया नहीं जा रहा। आप इस गली में नहीं जा सकते, आप उस गली में जा सकते हैं, इधर नहीं आइए, उधर नहीं जाइए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये दुखद हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि शासन प्रशासन भी समाज को जागृत भी करे और जहाँ कुछ उपद्रवी हैं वो लोग जो है वो सख्ती से ही समझ में आएगी उनको बात, ऐसे समझ में नहीं आ सकते। एक बात अक्सर सामने आती है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटता है वहाँ देश बढ़ता है। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लगातार हो रही है, हमारे जो प्रधान संपादक है सुरेश चौहान के, वो लगातार कहते हैं कि हम दो हमारे दो तो सबके दो। आपको लगता है कि जो असंतुलन लगातार देश में हो रहा है जनसंख्या को लेकर के, तो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता अब आ चुकी है, इसको बनाना ही आवश्यक है? देखिए, आप चाइना को देख लीजिए, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ी थी तो उन्होंने भी तो कठोर कानून का सहारा लिया। तो भारत को भी यहाँ धर्म को और मत को और मजहब को देख करके निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ निर्णय लेना पड़ेगा कि भारत को अगर बढ़ना है, भारत को सुखी रहना है, तो फिर हम दो का मतलब केवल हिंदू समाज के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए ही होना चाहिए। इस पर तो कठोर कदम कानून के अनुसार ही उठाए जाने चाहिए, बल्कि उससे पहले इसके लिए संवाद होने चाहिए। लोगों को जागृत करने के लिए इसके चारों तरफ अगर संवाद होते रहेंगे, लोगों के बीच में चर्चा होती रहेगी, इसकी आवश्यकता कितनी और कैसी है, तो लोग जागृत होंगे तो बात बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल देश हित में बहुत सारे निर्णय लगातार लेने होंगे और दूसरी तरफ लगातार कानून की मांग जो हो रही है उस पर सरकार को लगातार विचार करना होगा। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
चलिए अब जनमत में समय है बात करने की महाराष्ट्र की बात करेंगे और बात करेंगे वहां पर पालकी यात्रा की। जी हां, पंढरपुर की पालकी यात्रा की, जो कि 339 साल पुरानी महाराष्ट्र की एक परंपरा है, उसका दृश्य आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र वैसे भी वीरों की धरती है, वहां के कई रीति रिवाज हैं और सनातन परंपरा वहां पर काफी समय से चली आ रही। उसी का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी की एक पेशकश, खास पेशकश। समता, बंधुत्व और विवेक निर्मित करने का और उसका संगोपन करने का एक ही अच्छा मार्ग है, वो है वारकरी संप्रदाय। और इसी संप्रदाय से माध्यम से हम युवकों को आह्वान करेंगे कि आप वारकरी संप्रदाय से जुड़े रहिए और अपने देश, विश्व और जग के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम संकल्पना से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने अभी देखा कि सप्तशृंगी गढ़ जो कि नासिक में है, जो कि बहुत बड़ी देवस्थान माना जाता है महाराष्ट्र का, वहाँ से ये मानाची वोटी जिसमें एक पैठनी साड़ी होती है, शॉल, श्रीफल चीज़ें होती है, ये माऊली के दर्शन के लिए, माऊली के चरण स्पर्श के लिए यहाँ पे भेजी जाती है। और ये मान सम्मान का एक पार्ट बोला जा सकता है, संस्कृति का एक पार्ट बोला जा सकता है। महाराष्ट्र के संस्कृति में वारकरी। तो देखिए, ये तो थी खबर महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र खबर हम आपको हर बार दिखाते हैं और हर रोज की तरह आपको एक नई खबर तो हम बताते ही हैं, सारे अपडेट्स तो हम देते ही हैं, लेकिन एक भाग हमने, एक जो स्पेशल भाग है आपके लिए रखा है, जिसका नाम हमने दिया है आपके लिए सुविचार। सुविचार यानी वो विचार जो कि आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में कोई बदलाव लाएगा। आप भी सीख सकते हैं, हम तो सीखने का प्रयास करते ही हैं। और सुविचार में हर दिन एक नया मुद्दा, एक ज्ञानवर्धक किस्सा, एक ज्ञानवर्धक कहानी, एक ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए और उससे आप कुछ सीख पाएं, आपके बच्चे कुछ सीख पाएं और सभी के मन में कोई ना कोई प्रभाव पड़े। ऐसी ही एक कहानी आपको हर रोज मैं सुनाता हूं। आज एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा। बात करेंगे एक किस्से की। एक बार की बात है, एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर छात्रों से भरे सभागार में तनाव प्रबंधन यानी कि जो टेंशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के सिद्धांतों को पढ़ाते हुए एक मंच पर घूम रहे थे। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, सभी को उम्मीद थी कि उनसे आधा गिलास खाली या आधा भरा वाला सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। सभी सोचते हैं कि जब कोई टीचर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, ग्लास लेके आता है, पानी अगर उसमें आधा हो तो कहेंगे बताओ ये आधा खाली आधा भरा है। तो कोई जो पेसिमिस्ट है वो कहेगा आधा खाली है, जो ऑप्टिमिस्ट है यानी कि जो सकारात्मक विचारधारा रखने वाला कहेगा ये आधा भरा हुआ है। वो बात नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रोफेसर ने पूछा कि मैं जो पानी का गिलास पकड़ रखा हूं वो कितना भारी है, यह प्रश्न पूछा। छात्रों ने चिल्लाकर 8 ओंस के बताया, ये ज्यादा भारी नहीं है, 2 पाउंड तक का उत्तर होगा, ज्यादा भारी नहीं होगा। उसने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस ग्लास का पूर्ण वजन कोई मायने नहीं रखता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितनी देर तक इस ग्लास को पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो यह काफी हल्का ग्लास नजर आएगा। अगर मैं इसे 1 घंटे तक सीधा पकड़ कर रखूं तो इसके वजन से मेरी बाह में थोड़ा दर्द हो सकता है। अगर मैं इसे 1 दिन तक सीधे पकड़ कर रखूं तो मेरी बाह में ऐंठन हो जाएगी और मैं पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस करूंगा, पैरालाइज्ड फील करूंगा, जिससे मुझे ग्लास को फर्श पर गिरने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति में कांच का वजन नहीं बदलता है, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़ता हूं उतनी देर में दर्द होता है। जीवन में आप भी तनाव और चिंताओं को इस ग्लास की तरह समझिए। जितनी देर तक आप उस तनाव को अपने पास रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे, उतना वजन आप उठाएंगे। वही आपको नहीं करना। जैसे वो पानी का ग्लास जितनी देर पकड़ के रखेंगे उतना वो भारी लगेगा, तनाव भी जब तक मन में रखेंगे भारी रखेगा, भारी आपको लगता रहेगा। इसी के साथ जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।